इस लेक्चर में हमारे देश के जो पॉवर्टी उनके आंकड़ों की बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो ये देखा गया कि 45% लगभग आधे लोग, हर दूसरा इंसान 1993 और 1994 के आसपास गरीब था, पॉवर्टी लाइन के नीचे हुआ करता था। 2004 और 5 में ये जो परसेंटेज है वो घट कर आया 37.2। बाकी जितने परसेंटेज कम हुआ वो लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए। और फिर 2011 और 12 में ये 22 पर आ गया है। अभी ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर अगले जब भी सर्वे इसका होगा तो ये 20 से भी नीचे चला जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। जो डिक्लाइन का जो एवरेज रेट है वो 2.2% आ रहा है। आगे इसमें देखते हैं, ये इसमें हमें पढ़ना है। 1993 और 1994 में जो पॉवर्टी का जो परसेंट है ये मिसप्रिंट है, ये शायद 50.1 है। 50 ही मान के चलिए, 507% कैसे हो सकता है। तो ये रूरल में 50% मतलब हर दूसरा इंसान गरीब था। और अर्बन में 1993 1994 की बात करें, अर्बन में उस समय 32% जो लोग हैं वो गरीब थे। 100 में से 32 लोग गरीब थे। टोटल 45% अगर पूरे देश का एवरेज निकाला जाए अर्बन और रूरल का मिला के, तो अगर कंबाइन में भी देखा जाए तो ये 404 मिलियन, ये मिलियंस में है। मिलियंस मतलब कि ये 40 करोड़ के आसपास होता है, 404 मतलब करीब करीब। लेकिन फिर जब 2004 और 5 का देखा गया तो रूरल की जो परसेंटेज है वो रेशियो का वो कम हो गया, परसेंटेज वो 50 से 42 पर आ गया। मतलब 8% लोग गरीबी से बाहर निकल गए। और अर्बन में 32 से 26 पर आ गया। तो देखा गया, लेकिन जब हम टोटल की बात करते हैं तो फिर भी जो गरीब लोग हैं 407 मिलियंस हैं, मतलब लगभग 40 करोड़ अब भी हैं जो, और जबकि बढ़े ही हैं गरीब। ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉवर्टी रेशो कम हो रहा है लेकिन गरीब बढ़ रहे हैं? लेकिन इसके ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि इस पीरियड में हमारी जो पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी से ग्रो करी। लेकिन हमारा जिस हिसाब से ग्रो करी, काफ़ी लोगों को उसमें रोज़गार भी मिल गया क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन का उस समय चल रहा था। और ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन लोगों पे इम्प्लाई होना चालू हो गया था। शुरुआत होकर गली गली तक पहुंचना चालू हुआ था। लोग खेती से अमीर होते गए। और बहुत से जो स्टेट्स थे उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाए। किसी ने खाना और अनाज की जो बंटवारा होता है वो अच्छे से बांटा, फ्री में बांटना चालू किया। बहुत सी ऐसे अलग अलग जो राज्यों ने वेलफेयर स्कीम्स लाई, तो उन्हें रोज़गार मिलता गया और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर आने में मदद मिली। लेकिन क्या हुआ कि उतने भी लोगों को नहीं मिल पाया जितनी पॉपुलेशन हमारी ग्रो करी थी। इसलिए ये हमारी पॉवर्टी रेशो तो घटा इस टेन्योर में, लेकिन पॉवर्टी रेशो घटने के साथ हमारी पॉवर्टी के जो लोगों की है टोटल पॉवर्टी वो बढ़ी है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। अब 2009-10 में देख लेते हैं तो ये वही दिया हुआ है, तो हमारे और कम हो गया है। और 2011-12 में रूरल में हमारे 26%, हर 100 में से 26 इंसान गरीब हैं। अर्बन में 14 इंसान गरीब हैं, 14% है यहाँ पर। टोटल 22% है। टोटल अगर हमारे देश का देखा जाए पॉवर्टी परसेंटेज तो 22, मतलब कि लगभग हर चौथा इंसान आज के देश में गरीब है। आगे इसमें देखते हैं, तो लेट्स डिस्कस में देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने समझाया कि 1993 और 2004 में जो अगर पॉवर्टी रेशो, आपका पॉवर्टी परसेंटेज कम हुआ तो टोटल पॉवर्टी में जो आपकी पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ गई। तो वो मैंने बताया जो ओवरऑल पॉपुलेशन के ग्रो की वजह से। अब सेकंड है, आर द डायनामिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया आर सेम तो नहीं है। देखो, अर्बन एरिया में पॉवर्टी तब खत्म होगी जब सर्विस सेक्टर, आईटी कंपनीज, ये इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और गाँव में भी तब कम होगी, जैसे कि गाँव में खेती की अच्छी व्यवस्था होगी, बायोगैस वगैरह बनाना सीखा जाएगा, उन्हें मॉडर्नाइजेशन आएगा खेती में। और जितने गाँव के छोटे छोटे डेयरी वगैरह होती है वो जब ग्रो होगी तब वहाँ की पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से बाहर आएगी। अब अगला देखते हैं, वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या होते हैं? जो हाई रिस्क पर होते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क में वल्नरेबल है वो। वल्नरेबल का मतलब ही होता है एट हाई रिस्क। तो कुछ ऐसी जो प्रपोर्शन है उसको दो तरह से देखते हैं। एक होते हैं सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप वो होते हैं जो दो से ज़्यादा लोगों का समूह, वैसे तो काफ़ी फैमिली भी इसमें आ जाती हैं, एक मोहल्ला ही कह लो, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक अपने आपस में शेयर करते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के जो बहुत सारे लोगों का एक समूह होगा उनको सोशल ग्रुप उनका कहेंगे। और सेकंड हम उसको क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमिक कैटेगरीज में करते हैं। इकोनॉमिक कैटेगरीज मतलब किसी वर्ग
को करने वाले लेबर्स को मैं लेबर्स के रूप में इसमें रखूँगा, और जो अलग अलग तरह के वर्क इंजीनियर्स को मैं इंजीनियर्स में रखूँगा। तो इस तरह से बांटे जाते हैं। तो इंडिया के अगर हम बात करें तो सोशल ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे और जो शेड्यूल ट्राइब है, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। वहाँ के जो हाउस होल्ड है वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते कितने लोग हैं। अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप में हम बांट सकते हैं जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर हैं, जो किसी और के खेत में जाके काम करते हैं, और कैजुअल लेबर हैं। कैजुअल लेबर जो हैं वो शहरों में होते हैं, अर्बन एरियाज़ में होते हैं, तो अर्बन एरिया वही जो अभी माइग्रेंट्स जो हम कह रहे थे कि मुंबई से जो पैदल चल के अपने घर गए हैं यूपी तक, वो सब अर्बन कैजुअल लेबर्स में आएंगे। उन्हें माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा। अपनी ही कंट्री में कोई माइग्रेंट नहीं होता है। उन्हें माइग्रेंट हम सिर्फ एक सिंपल टर्म में समझ लेते हैं, लेकिन हमारी ही कंट्री में, वो किसी और कंट्री में अगर चले जाएँ तो वो प्रॉपर डेफिनेशन होती है माइग्रेंट की। लेकिन अगर हम पूरे भारत को एक मानते हैं तो हमें उन्हें माइग्रेंट बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो कैजुअल लेबर में ही वो काउंट किए जाएंगे। तो क्या होता है कि पूरी इंडिया में 22% पॉवर्टी रेट है, मतलब कि हर 100 में से 22 लोग गरीब हैं। अगर मैं सभी कास्ट को मिला के इसका एक एवरेज निकालूं, लेकिन अगर मैं केवल कुछ स्पेसिफिक कास्ट की बात करूं तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में 43 आउट ऑफ 100 पीपल जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे, अपनी बेसिक नीड्स के नीचे चल रहे हैं। उनको अपनी बेसिक नीड नहीं जुटा पा रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है कि 34% कैजुअल वर्कर्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में, ये अर्बन एरियाज़ में होंगे। इसमें सारे, ऐसा नहीं है कि इसमें शेड्यूल में केवल कास्ट और ट्राइब की बात करो, उसमें शेड्यूल कास्ट के भी होंगे, शेड्यूल ट्राइब के भी होंगे, कुछ जनरल भी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे। हर तरह के लोग हैं जो भी जाके पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं किसी शहरों में। उस पार्ट टाइम वर्क में कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ, मैं पान का ठेला लगा रहा हूँ, बड़े शहरों में जाके मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, इस तरह से। और आगे देखते हैं जो कैजुअल लेबर हैं जो फार्म में, वो भी 100 में से 34 हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो अपने बेसिक नीड्स को पूरी करने में बहुत मुश्किल फेस करते हैं। और 100 में से 29% जो है शेड्यूल कास्ट है। जो शेड्यूल कास्ट होती है वो गरीब हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। The double disadvantage of being landless casual wage labor household in the socially disadvantaged सोशल ग्रुप्स इन लाइफ। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको दो तरह के डिसएडवांटेज होते हैं। पहली बात तो आपके पास पैसा भी नहीं होता है, दूसरी बात आपको सोशली डिसएडवांटेज होता है। सोशल ग्रुप में आपको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ किसके बारे में? नंबर ऑफ़ पीपल आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन इन फ्रॉम द कैटेगरी। 100 में से कितने जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाए तो। ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ये आते हैं सोशल ग्रुप्स के अंदर, ये सोशल ग्रुप्स के अंदर आते हैं। और ये जो है एवरेज इंडियन, तो ये तो बिल्कुल एवरेज है इसलिए बीच में दिया हुआ है। ये आते हैं इकोनॉमिक, ये रहा इकोनॉमिक कैटेगरीज में आएंगे ये। तो देखते हैं शेड्यूल ट्राइब में मैंने जैसे बताया 43 लोग 100 में से गरीबी रेखा से नीचे हैं। शेड्यूल कास्ट में 29 लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और एवरेज जो इंडियन है उससे निकाला जाए तो वो 22 है। और कैजुअल लेबर जो हैं जो वो 34, और कैजुअल लेबर जो अर्बन के हैं और रूरल के हैं दोनों 34 हैं गरीबी रेखा से नीचे। तो आगे देखते हैं जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, इनकी जो पॉपुलेशन है ये हाईलाइट कर रही है सीरियसनेस को। ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी हमें लग रही है। हम किसी अदर कास्ट को देखें, जनरल को देखें और किसी जो कुलीन वर्ग हैं उन्हें देखें तो ऐसा नहीं लगता कि पॉवर्टी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह के लोगों से मिलते हैं, कैजुअल वर्कर्स से मिलते हैं, कैजुअल लेबर से मिलते हैं जो गाँव में होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पॉवर्टी की जो सीरियसनेस है, इस समस्या, इस डेमोक्रेसी कि 70 सालों में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अभी रिसेंट जो स्टडीज़ जो हुई है, हमने यहाँ पर अभी 4 प्रकार के टाइप्स देखे, 4 प्रकार के टाइप्स में बांटा। एक फर्स्ट हमने बांटा एसटी, फिर बांटा हमने एससी, फिर हमने बांटा कैजुअल वर्कर, फिर हमने बांटा कैजुअल लेबर जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो एक स्टडी हुई है, उस स्टडी में ये देखा गया कि शेड्यूल ट्राइब के सिवाय, मतलब इसके सिवाय केवल जो बाकी 3 हैं, एससी और कैजुअल वर्कर, कैजुअल लेबर, ये इनमें डिक्लाइन देखा गया। एक पॉजिटिव साइन है। इनकी जो पॉवर्टी, जो परसेंटेज था, पॉवर्टी जो जितने लोग थे वो डिक्लाइन देखा गया। वो धीरे धीरे वो पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं काफ़ी लोग इसमें। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की हालत आज भी ख़राब है। 43 जो लोग हैं 43 जो लोग हैं वो आज भी पॉवर्टी लाइन से
नीचे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, और वो उनका जो रेशो है वो कम भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी है शिवरमन की, जो कर्नाटक के पास एक गांव में रहता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ है जो, और उसकी वाइफ है शशिकला, और उसके 1 2 3 बच्चे हैं, और उसकी एक बहन है 25 साल की बिन ब्याही, जैसे 3 इडियट में राजू की होती है। ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए। और ये भी बच्ची होगी उसकी, पता नहीं। तो हाँ, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि 160 रुपये पर डे कमाता है, कुछ भी काम करता है जाके इधर उधर, लेकिन एट लास्ट उसको पैसा नहीं मिल पाता। तो ये भी देखा गया है कि फैमिली में भी इस तरह से होता है कि फैमिली में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है। जो हमने बताया है कि चलिए, जो फैमिली में भी जो महिलाएं होती हैं कई बार, और जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको नहीं दिया जाता। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि उनकी मदर जो है वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है, बस मरना चाहती हैं किसी न किसी दिन। उसकी सिस्टर है, जो जो शिवरमन है, शिवरमन नाम है, शिवरमन की सिस्टर है, जो कि घर में ही है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, कोई उसको दूल्हा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है इतना। और जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाह रहा है, 2 लड़कियां हैं इसकी, शिवरमन की, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाह रहा है क्योंकि लड़कियों को पढ़ा के उनकी शादी कर देना, तो उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। उनका एक लड़का भी है इसका, जो सबसे छोटा है, और शिवरमन के पास केवल इतना ही पैसा रहता है कि वो 1 बार दूध खरीद सकता है दिन में। तो बहुत मुश्किल से दूध खरीदता है, लेकिन वो सिर्फ अपने सन के लिए ख़रीदता है, अपने बेटे के लिए ख़रीदता है, और उसका बेटे को ही वो स्कूल में एडमिशन करवाने के जो इच्छा रखता है। तो ये हमने देखा कि फ़ैमिली में ही किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कि फ़ैमिली में कुछ लोगों को पूरे संसाधन मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या होती है। डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि असमानताएं। अब स्टेट में ही ऐसा हो गया कि कुछ स्टेट में जो गरीबों की संख्या है, जो पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, वो कम है, और किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे हम आगे देखते हैं। सारे स्टेट जो हैं सेम प्रपोर्शन में डिवाइड नहीं किए गए हैं, जिसमें से अगर हमारे जो इंडिया का ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो क्या होता है, वो एक सर्टेन पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन जो होती है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही होती है, उसका हेड काउंट रेशियो कहते हैं। ऊपर हम 22 पढ़ते आए हैं, लेकिन टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो 21.9 है ये। तो 21.9 ये ऑल इंडिया का है। लेकिन ऐसे कुछ राज्य आज भी ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले हमारा ही राज्य आता है, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ये इनका जो पावर्टी रेशियो है वो ऑल इंडिया के रेशियो से ज़्यादा है, मतलब इसमें देश के एवरेज से ज़्यादा पावर्टी यहाँ पे है। लेकिन अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे गरीब स्टेट के पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिहार और उड़ीसा जो हैं वो 33.3 बिहार में हैं, 32.6% लोग, मतलब हर तीसरे इंसान लगभग उड़ीसा और बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब नेशनल जो एवरेज है उससे ऊपर हैं। लेकिन अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि केरला ने किया है, पंजाब, हरियाणा। तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया। तो देखो, पंजाब, हरियाणा और जितने नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया ना, वहाँ पे हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ जो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी, जो किसान हैं वो संपन्न हो गए, सब ने अपने घर घर में 2-2 ट्रैक्टर खड़े कर दिए, जिनके एक बैल नहीं हुआ करता था। इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई क्योंकि पंजाब की जो मिट्टी है वो सोना है, पंजाब की मिट्टी बोलना चाहिए। वहाँ पे इतना अच्छा क्वालिटी की फसल होती है कि वहाँ वो पॉवर्टी से निकल गए। अब इसमें वेस्ट बंगाल ने भी किया। वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म्स लाया। लैंड रिफॉर्म्स आगे पढ़ेंगे क्या लाया उसने। लैंड रिफॉर्म्स लाया जिसके जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में काफ़ी जो है वो फ़ायदा मिला। जो केरला है, जहाँ पर उसने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहाँ के लोगों को पढ़ाया लिखाया। अब हम देखते हैं कि इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं, इंटर स्टेट्स में भी क्या होता है कि कुछ स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है वो पुअर होती है, कुछ स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो कम पुअर होती है, वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जिस हिसाब से हम देखा जाए तो ऑल इंडिया का जो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो क्या होता है कि एक इतनी पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, उसे हम हेड काउंट रेशियो कहते हैं उस कंट्री का। जो कि हमने अभी तक बात करता है कि इंडिया में 22% अभी गरीबी है, लेकिन हम टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो 21.9% यहाँ पे गरीबी है। तो ऐसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें सबसे पहले हमारे राज्य का नाम आ गया, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। इनका जो पावर्टी जो रेशियो है, जो इनका हेड काउंट रेशियो है, वो जो नेशनल रेशियो है उससे ऊपर है। मतलब कि नेशनल में जो अगर 21.9
जो है वो 100 में से 21.9 लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो इन राज्यों में उससे भी ज़्यादा 21.9 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो नीचे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर हैं बिहार और उड़ीसा, जिसमें 33.7 और 32.6 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लोग पॉवर्टी लाइन से, मतलब हर तीसरा इंसान यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है। तो देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है अपने जो पॉपुलेशन है उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला पंजाब है, हरियाणा है। जितने नॉर्थ के राज्य हैं वहाँ पर इसीलिए कम हुआ क्योंकि वहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा गया। इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पे फसलें पैदा हुई है, इतने बढ़िया वहाँ पे पैदावार हुई ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडर्नाइजेशन करने से, हाई यील्डिंग बीज लगाने से इतने ज़्यादा उनका पैदावार हुई है कि जहाँ पर एक बैल खरीद नहीं सकते थे वो आज 2-2 ट्रैक्टर और 3 गाड़ियाँ अपने घर पे रखते हैं। इतना ज़्यादा पैसा वहाँ के किसानों के पास हो गया है। इसलिए देखना है पंजाब और हरियाणा के जो किसान होते हैं वो ये लोकल किसानों जैसे नहीं दिखते, बिहार और यूपी के किसानों जैसे वो भरे पूरे रहते हैं। अब लेकिन फिर देखा जाए तो केरला ने क्या किया, केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस किया। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों उसने वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने लोगों को पे पढ़ाया। वहाँ पे पढ़ाने लिखाने के कारण मैंने जैसा बताया था वहाँ पे पीपल उसके एसेट बन गए, उसके लिए काम करे। वहाँ के छोटे छोटे स्टार्टअप खुले, छोटी दुकानें खोली, डेयरी किसी ने खोल लिया। अपनी जो आसपास की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं केरला के लोगों ने उसे ग्रैब कर लिया और अल्टीमेटली केरला में काफ़ी सारे लोग ऐसे हुए जो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए। अब जो वेस्ट बंगाल ने उसने लैंड रिफॉर्म मेजर्स लाया, इसे आगे देखेंगे क्या लाया इसने। अब और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ साउथ इंडियन राज्य, इन्होंने क्या किया कि पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फूड ग्रेन्स को ताकि वो एटलीस्ट खा सकें, वहाँ से उनका जो भी बचत होती है उसके बाद वो उस पैसे को कहीं और लगा सके, तो पॉवर्टी से ऊपर आने में उनको मदद मिली। आगे देखते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में ऑल वर्ल्ड की बात की गई है, तो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तय कर दिया गया है $1.90 पर डे अगर हम कमाते हैं, लगभग 145 रुपये के आसपास, तो पर पर्सन अगर कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर कहलाया जाएगा। इससे ज़्यादा कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है तो इसके पहले कहा जाएगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर में कहा जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 35% ऐसे लोग थे जो 1990 में इस जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आया करते थे, और लेकिन 2013 में ये केवल 10.68% हो गए। रिडक्शन हुआ है वहाँ पर ग्लोबल पॉवर्टी में, लेकिन जो रिडक्शन हुआ है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये केवल एक रीजनल रिडक्शन हुआ है, जिसका सबसे बड़ा यहाँ पे हम जो रीजन है साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना ने इतना ज़्यादा काम किया पिछले 15 से 20 सालों में, उसने देश की सूरत बदल के रख दी। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद उसने इतने अच्छे से अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि वहाँ पे करोड़ों लोग निकल गए। लेकिन अफ्रीका में आज भी वही हालत है, ज़्यादा वहाँ पे रेट में सुधार नहीं हुआ है। अफ्रीका बिल्कुल माइनर पे ही उन्होंने रिकवर किया है, कम ही लोग वहाँ पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों में भी चाइना से तो कम आए हैं बाहर पॉवर्टी लाइन से, लेकिन काफ़ी लोग इंडिया, चाइना और साउथ एशिया में भी आ चुके हैं। अब इसमें आगे देखते हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ने भी इस काफ़ी ज़्यादा लोग पॉवर्टी से निकाले हैं इन समय पर। एक समय जब ऐसा था कि 1981 में चाइना में 88% जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। 2008 में 14.7 हुए और 2013 में मात्र 1.9, और आज की हम पूछें तो मेरे ख्याल से 1 से भी नीचे उतर गया होगा। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हुआ ये भी मायने रखता है। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, इसे किसी और दिन देखेंगे। तो हम एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर कि नेशनल एवरेज क्या है। नेशनल एवरेज हमारा 21.9 है पॉवर्टी का, तो बिहार में देख लिया जाए 33% है, उड़ीसा में 32% है, और देखा जाए मध्य प्रदेश की अगर बात करें 31.5, हर तीसरा इंसान यहाँ पे लगभग गरीब है। उत्तर प्रदेश से भी गरीबी उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है हमारे यहाँ, कितनी शर्म की बात है। और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट में है। पंजाब 8.3 सिर्फ, केरला 7.1 सिर्फ। ये दर्शाता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप कितने अच्छे से अपने एसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एसेट बना के वहाँ की पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और गरीबी रेखा से उनको भी निकाल सकते हैं और अपने राज्य के आंकड़े भी ठीक कर सकते हैं। तो ये लेक्चर फिर अभी यहीं तक था। इस लेक्चर में हमने देखा कि पॉवर्टी रेशो किस राज्य में कितना है, क्या है, तो आगे के इसमें डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।